आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 12th का चैप्टर 2 पार्ट 1। चैप्टर का नाम है नर व मादा युग्मोत्पित संरचना व विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त बीजी पादपों में जनन। पादपों में जनन जो है वो पुष्प के द्वारा होता है और पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है जो सीमित वृद्धि करता है। हम कह सकते हैं कि पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला एक रूपांतरित पर्रो है। आवर्त बीजी पादपों में जनन पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प में हम यहाँ पे समझाने की दृष्टि से बना रहे हैं चित्र। तो पुष्प का ये जो है ये बाह्य दल पुंज है, नीचे का घेरा जो सुरक्षा का कार्य करता है। ये दल पुंज है जो रंगीन होता है, जो कीटों को आकर्षित करता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से सहायक चक्र कहते हैं। ये जायांग है और ये पुमंग है। इन दोनों को संयुक्त रूप से जननशील या आवश्यक चक्र कहते हैं। तो अब इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मोत्पित की संरचना व विकास। इसमें है हमारा पुंकेसर व लघु बीजाणुदानी। इसके बारे में पढ़ेंगे। आवृत बीजी पादप में या फिर आवृत बीजियों में नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं और इसे लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। हम यहाँ पे पुंकेसर का डायग्राम बना लेते हैं। जो व्रंतनुमा भाग होता है पुंकेसर का, उसे पूतंतु कहते हैं। और जो ऊपर कोष्ठीय संरचना होती है उसे परागकोश कहा जाता है। और जहाँ परागकोश और पूतंतु मिलते हैं, इनके योजन स्थल को या संयोजन स्थल को योजी कहा जाता है। अब परागकोश के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। परागकोश एक कोष्ठीय संरचना है। देखिए इसमें 2 कोष्ठीय संरचना है जिसमें 2 पालियां होती हैं। थोड़े अच्छे से बता देती हूँ, अलग अलग खोल के। इसमें 2 पालियां हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ये एक कोष्ठक, ये दूसरा कोष्ठक। तो ये हो गया द्विपालित और इसमें कुल मिलाकर 4 कोष्ठ हो गए। अतः परागकोश द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय संरचना है।
पराग कोश को, ये पराग कोश था, हमने बताया था अभी, परागपुट या लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। और कोष्ठक को बीजाणुधानी भी कहते हैं। परागकोश को लघु बीजाणुधानी, और इसमें जो कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक हैं, इन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी में 4 बीजाणुधानी होती है, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। इन बीजाणुधानियों में परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक नोट की बात है, मालवेशी कुल, मालवेशी कुल के पादप होते हैं, उनमें एक पालित परागकोश पाए जाते हैं। मतलब इसमें एक ही पाली होगी, एक पाली होगी तो 2 कोष्ठक होंगे, एक पालित परागकोश व एक पालित व द्विकोष्ठीय परागकोश होता है। याद रखने की चीज है कि मालवेशी कुल के जो पादप होते हैं उसमें एक पालित और द्विकोष्ठीय परागकोश होते हैं। जो परागकोश होता है वो विकास की प्रारंभिक अवस्था में एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरा होता है। ये एपिडर्मल कोशिकाएं हैं। ये एपिडर्मल कोशिकाएं आकार में बड़ी व सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं, जिन्हें प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं। परागकोश का परिवर्धन सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है, सुबीजाणुधानी प्रकार का। पर फिर से देख लेते हैं ऊपर जो हमने रिपीट किया है उसे। आवृत बीज पादपों में जनन पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। अब पुष्प के बारे में, इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुष्प का जो सबसे बाह्य चक्र होता है उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो सुरक्षा का कार्य करता है। उससे नेक्स्ट जो घेरा होता है उसे दलपुंज कहते हैं, जो कीटों को आकर्षित करता है। और ये जायांग है और पुमंग, इन दोनों को जननशील या आवश्यक चक्र कहते हैं। और दलपुंज व बाह्य दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद व विकास, इसमें हमारा टॉपिक है पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी। आवृत बीजों में जो नर जननांग होता है उसे पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। हमने यहाँ पे पुंकेसर की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें जो वृंतनुमा भाग होता है पराग पुंकेसर का उसे पुतंतु कहते हैं। और ऊपर जो कोष्ठीय संरचना होती है उसे परागकोश,
और इन दोनों की संयोजन स्थल को योजी कहा जाता है। पराग कोश में 2 पालियां हैं, ये एक पाली और ये दूसरी पाली। प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों से मिलकर बनी होती है। इन्हें बीजाणुधानी भी कहते हैं कोष्ठकों को। तो ये हो गया कि परागकोश द्विपालित चतुष्कोष्ठकीय संरचना है। परागकोश को परागपुट या लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में 4 बीजाणुधानी यानी 4 कोष्ठक होते हैं जो परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। मालवेशी कुल के जो पादप होते हैं उनमें एक पालित द्विकोष्ठीय परागकोश होता है। जो परागकोश होता है वो एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरा होता है जो सघन जीवद्रव्य युक्त व आकार में बड़ी होती हैं, जिन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। परागकोश, ये परागकोश है। मैंने थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर इसकी। परागकोश का जो परिवर्धन होता है वो सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। फर्स्ट है प्राथमिक भित्ति कोशिका। सेकंड है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। और जो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका है वो, ये प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। जो पराग कणों के निर्माण में सहायक होते हैं। पर देख लीजिए, प्रपशु कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है और प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है जो पराग कणों के निर्माण में सहायक है। प्रपशु कोशिकाएं विभेदन करके परागकोश को 2 स्पष्ट भागों में विभाजित करती हैं। परागकोश भित्ति और बीजाणुजनन कोशिकाएं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिका द्वारा होता है। द्वारा इसका निर्माण होता है। अब परागकोश भित्ति के बारे में इसमें 4 लेयर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी फर्स्ट जो लेयर है वो है
बाह्य त्वचा। जो बाह्य त्वचा है वो परागकोश भित्ति की सबसे बाहरी परत है। भित्ति बाहरी परत है जो सुरक्षा का कार्य करती है। इसका जो कार्य है वो सुरक्षा करना है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है एंडोस्थीशियम। इसे हिंदी में अंतःस्थीशियम भी कहते हैं। जो एंडोस्थीशियम है ये बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं मोटी होती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मोटी होती है। इन कोशिकाओं की जो प्रकृति है वो आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही इसका कार्य है परागकोश का स्फुटन, यानी ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। परागकोश का स्फुटन करती है एंडोस्थीशियम यानी अंतःस्थीशियम। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आकार में मोटी होती हैं। इन कोशिकाओं की प्रकृति आर्द्रताग्राही होती है। इनका कार्य यानी एंडोस्थीशियम या अंतःस्थीशियम का कार्य परागकोश का स्फुटन में सहायता करना है। नेक्स्ट परत है यानी लेयर है मध्य परत। ये एंडोस्थीशियम से नीचे पाई जाती है। ये पतली भित्ति युक्त होती है और ये अल्पकालिक होती है, मतलब ज्यादा समय तक नहीं रहती है, थोड़े समय तक ही रहती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है। इसकी 1 से 3 तक परतें होती हैं इसकी कोशिकाओं की। एंडोस्थीशियम के नीचे की तरफ इसकी कोशिकाएं 1 से 3 परतों में होती है और ये पतली भित्ति की होती है, जिससे अल्पकालिक होती है अर्थात कम समय में ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है टेपेटम, जिसे हिंदी में पोषोत्तक भी कहते हैं। यह परागकोश की सबसे आंतरिक परत है। जो बीजाणु जनन कोशिकाओं को घेरे रहती है। ये सघन जीव द्रव्य युक्त बहुकेंद्रीय और बहुगुणित होती है, यानी इसका जो जीव द्रव्य है इसमें बहुत ज्यादा सघन होता है और ये बहुकेंद्र की और बहुगुणित वाली होती है। इन कोशिकाओं को स्वभाव के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अमीबीय कोशिकाएं, और अगली है श्रावी या ग्रंथिल टेपिटम कोशिकाएं। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो गोलाकार वसा की गोलाकार संरचनाएं होती हैं।
यानी वसा की संरचनाएं हैं जो गोलाकार हैं, जिन्हें प्रोयूबिस्काई कहते हैं। इन पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है, जिससे ये यूबिस्काई में बदल जाती है। जो पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में मदद करती है। ये यूबिस्काई यानी जो ये है, ये पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में मदद करती है। टेपिडम कोशिकाओं का कार्य है परिवर्धनशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। पराग कणों को पोषण प्रदान करना। अगर हम पराग कणों के निर्माण से पहले ही टेपिडम को नष्ट कर दें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पराग कणों के विकास से पूर्व ही टेपिडम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि जो पराग कण होंगे वो उत्पन्न परागकण बंध या कम वृद्धि वाले होते हैं। बंध मतलब जनन में भाग नहीं लेते, सर्टाइल होते हैं। अब हम इसकी डायग्राम से समझ लेते हैं इसे। इसमें 4 लेयर्स हैं। ये 4 लेयर्स हो गई। जो ये भार वाली परत है, इसे बाह्य परत कहते हैं। इससे जो नेक्स्ट है बाह्य परत के नीचे, इसे एंडोस्थीशियम इससे नीचे वाली, एंडोस्थीशियम से नीचे वाली को मध्य परत कहते हैं। और ये है टेपिटम यानी पोषुत्तक। टेपिटम में ये जो है, ये है बीजाणु जनन कोशिका। और इससे यहाँ पे एक संरचना, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। परागकोश प्रप्सु कोशिकाएं विभेदन कर परागकोशों को 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित करती है, परागकोश भित्ति और बीजाणु जनन कोशिकाएं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं परागकोश भित्ति। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका द्वारा इसमें 4 लेयर्स हैं। पहली जो भारी भार वाले से बाह्य त्वचा कहते हैं। ये परागकोश की भित्ति की सबसे भारी परत है और उसका कार्य है सुरक्षा प्रदान करना परागकोश भित्ति को। नेक्स्ट है एंडोस्थीशियम यानी अंतःस्थीशियम। इसकी कोशिकाएं आकार में मोटी होती हैं और इनकी प्रकृति आर्द्रता ग्राही होती है। और एंडोस्थीशियम का कार्य परागकोश के स्फुटन में सहायता करना है। जो नेक्स्ट परत है मध्य परत, जो एंडोस्थीशियम के नीचे पाई जाती है और इसकी कोशिकाएं 1 से 3 परतों में बिछी होती हैं। इसकी परतें पतली भित्ति वाली होती है और अल्पकालिक होती है, मतलब लंबे समय तक नहीं रहती है, कुछ ही समय पश्चात नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है टेपिटम यानी पोषुत्तक। ये परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत है जो बीजाणु जनन कोशिकाओं को घेरती है। इसको स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया गया है, अमीबिया कोशिका और स्रावी ग्रंथिल कोशिकाएं। ये जो टेपिटम है, ये वसा की गोलाकार संरचना है। इसके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन होता है, जिसे वसा की गोलाकार संरचना है,
जिसे प्रोयूबिस्काई कहते हैं। इस पर स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है, जिसके कारण से यूबिस्काई कहते हैं। इसका कार्य परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करना है। टेपिटम का जो कार्य है वो है परागकणों को पोषण प्रदान करना। इसका डायग्राम से हमने समझ लिया, जो बाहरी परत है से बाह्य परत, से अंदर वाली को एंडोस्थीशियम, और एंडोस्थीशियम से नीचे की मध्य परत होती है, और ये है टेपिटम यानी पोषक बीजाणु जनन कोशिकाओं को घेरे रखती है। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन कोशिकाएं। बीजाणु जनन कोशिकाएं टेपिटम यानी परागकोश भित्ति से घिरी रहती है। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार बीजाणुओं यानी परागकणों का, 4 बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, यानी 4 परागकणों का निर्माण करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। बीजाणु जनन कोशिका टेपिटम से घिरी रहती है। बीजाणु जनन कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। अगर आप, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पीडीएफ यानी नोट्स ले सकते हैं।